नमस्कार भाइयों। हमारे शूटिंग एरिया के आसपास काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला है, शादी का माहौल है और आंटियां सुर में गा रही हैं या रो रही हैं पता नहीं। बहुत ही बुरी हालत है, कितनी भी साउंड प्रूफिंग हो लेकिन अल्टीमेटली आप समझ सकते हैं उनकी से कोई नहीं जीत सकता। तो चलिए ठीक है, आज फाइनेंशियल मार्केट चालू करके ख़त्म करना है तो शुरू करते हैं आज का दिन फाइनेंशियल मार्केट की कवर खो देने से। चलिए भाई। तो भाई सबसे पहले बूटी #1 डिस्कस करेंगे और उसके अंदर हमें पता चलेगा कि मीनिंग क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट का और साथ साथ क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो चलिए एंटर होते हैं हमारी बूटी #1 में। तो भाई फाइनेंशियल मार्केट आखिर हुआ क्या? फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो कि क्रिएट करता है और एक्सचेंज करता है फाइनेंशियल एसेट्स। मतलब अगर आपके पास सेविंग्स हैं तो वो मार्केट तक पहुंच जाएंगी, चैनलाइज हो जाएंगी और मार्केट में इन्वेस्टमेंट के पर्पस से उन लोगों के पास पहुंचेगी जो उनको वहां पे यूज कर सकते हैं। और क्योंकि वो बेचारे आपसे पैसा ले रहे हैं, बदले में वो आपको इंटरेस्ट देंगे या फिर आपको प्रॉफिट देंगे। वो डिपेंड करता है सिनेरियो बाय सिनेरियो पे कि कैसा क्या फाइनेंशियल मार्केट होगा। लेकिन अल्टीमेटली फाइनेंशियल मार्केट वो पर्टिकुलर प्लेस है जहां पे एक तरीके से एसेट्स को क्रिएट भी किया जाता है और एक्सचेंज भी किया जाता है। एसेट्स को क्रिएट करना मतलब पूरा डिटेल में बताऊंगा कि फाइनेंशियल एसेट्स कैसे क्रिएट होते हैं, लेकिन बस इतना समझ लो कि क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, क्रिएट भी किया जाता है और एक्सचेंज भी किया जाता है फाइनेंशियल एसेट्स को। वो जगह होती है फाइनेंशियल मार्केट। आखिर क्या क्या फंक्शंस होते हैं? तो सबसे पहले आ जाते हैं मोबिलाइजिंग सेविंग्स एंड चैनलाइज देम इनटू मोर प्रोडक्टिव यूजेस। तो आप क्या कर रहे हो? एक आम इंसान है बेचारा, वो घर पे पैसा जोड़ रहा है, लेकिन अगर वो घर पे ही रखेगा तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि वो पैसा पड़े पड़े वहीं का वहीं उतना के उतना उतना का उतना ही रहेगा। मतलब अगर आपने पैसा जोड़ के रख भी लिया और आपने उसे कहीं लगाया नहीं है तो वो पैसा तो उतना ही रहा। तो इससे अच्छा क्या है, मोबिलाइज करो अपनी सेविंग्स को और चैनलाइज करो इनटू मोर प्रोडक्टिव यूजेस। यानी आप अपना पैसा कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देते हो तो ऑब्वियसली वहां से रिटर्न्स पॉसिबल हैं, मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। अगर आप किसी दूसरे बिजनेस में लगाते हो तो प्रॉफिट्स एक्सचेंज होंगे, भाई आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे। नहीं तो किसी को लोन दे दो, बदले में इंटरेस्ट तो कम से कम मिलता रहेगा। देन फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी। इसका मतलब यह हुआ कि मैं अगर हाउस होल्ड हूं और बाहर पूरा मार्केट एस्टेब्लिश्ड है जहां पे लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो बेसिकली जितना मार्केट में रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट का, जितनी डिमांड है और हम जितना प्रोवाइड करा रहे हैं, अपना पैसा जमा करके, सेव करके, इन्वेस्ट करके, कुछ भी करके बैंक में डाल रहे हैं, वहां पर प्राइस डिस्कवरी होती है। क्योंकि डिमांड क्रिएट हो रही है मार्केट में, लोगों को पैसा चाहिए है, आप पैसा चैनलाइज कर रहे हो, आप बैंक में सेव कर रहे हो, मे बी इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। उससे होगा क्या, जैसे ही इंटरेक्शन आपका हो रहा है और वो जो डिमांड करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट उनका हो रहा है, उससे प्राइस डिस्कवरी होती है। अगर एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे लोग इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा बिलीफ रखते हैं, कंपनीज जो है वो मार्केट से पैसा ज्यादा से ज्यादा उठा रही हैं बिकॉज दे हैव टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर एंड मोर, दे हैव टू ग्रो बिगर एंड बिगर एंड बिगर। तो इस केस में, इस सिनेरियो में यहां पर डिमांड ज्यादा होने के कारण जो प्राइजेस हैं, यानी जो इंटरेस्ट रेट्स वगैरह हैं, यानी जो प्रॉफिट्स मार्जिन है, वो बढ़ेंगे क्योंकि मार्केट फल फूल रहा है, ग्रो कर रहा है, तो सबका फायदा है। देन लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। अब इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास यहां फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विड कराने का एक मार्केट मिल गया। कैसे? आपने अपने फाइनेंशियल एसेट्स को इन्वेस्ट करके रखा है, मतलब अपने पैसे को मार्केट में लगा के रखा है, किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। अब अचानक से आपको लगा नहीं यार, मुझे तो अभी पैसे की जरूरत है, मुझे अभी पैसा निकालना है। वो आंटी जी जो गा रही थी ना शादी में, उनको वो शादी के लिए पैसा चाहिए। तो उस टाइम पे क्योंकि पैसा आपको निकालना है, तो क्या इमीडिएट लिक्विडिटी है? बिल्कुल है। फाइनेंशियल मार्केट जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है फाइनेंशियल एसेट्स को। वो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप कभी भी पैसा लगा सकते हो तो कभी भी पैसा निकाल भी सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपको फाइनेंशियल मार्केट। लास्ट कम्स इज रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ऑब्वियसली अगर हमारे पास एक वेल एस्टेब्लिश्ड फाइनेंशियल मार्केट है जहां पे इंटरेक्शन हो सकता है, जो लोग पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और जिनको रिक्वायरमेंट है पैसे की, वहां पर क्योंकि एक प्रॉपर मार्केट मिल गया, इसके कारण जो ओवरऑल कॉस्टिंग आती है कम्युनिकेशन की, इंटरेक्शन की, वो कॉस्टिंग कम हो गई। यानी जिनको पैसा चाहिए उन्हें अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल गया और जिन्होंने पैसा दिया है उनको रिटर्न्स अच्छे खासे मिल रहे हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। एक प्रॉपर मार्केट अवेलेबल है तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज तो पॉसिबल था ही नहीं। अब अगर फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो ब्रॉडली दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया जाता है। पहला कहलाता है मनी मार्केट। अगर मैं बहुत ही शॉर्ट टर्म की बात करूं तो वो मनी मार्केट है, एग्जांपल में लिया जाता है 1 साल, लेकिन आप उसको ऐसा रिजिड मत बोलना। वो हम एग्जांपल में लेते हैं कि मनी मार्केट वो मार्केट होता है जो बहुत शॉर्ट
पीरियड के लिए रहता है, से फॉर एग्जांपल 1 ईयर, से फॉर एग्जांपल 1 ईयर, ठीक है ना। दूसरा आ जाता है कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट का मतलब हुआ वो मार्केट जो कि या तो मीडियम टर्म का है, लॉन्ग टर्म का है। जनरली लॉन्ग टर्म से कंसिडर किया जाता है जब हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट की। तो चलो इन दोनों को भी डिटेल में डिस्कस कर ही लेते हैं फिर भाई। तो अब हम बात करेंगे मनी मार्केट की हमारी बूटी #2 में, जिसमें बात करेंगे, शुरू करते हैं। शॉर्ट, स्वीट और ऑसम बात करेंगे। ट्रेजरी बिल सबसे पहले आता है। ये भारत सरकार के बिहाफ पे आरबीआई इशू करती है। भारत सरकार आरबीआई को पकड़ती है क्योंकि भारत सरकार खुद से नहीं कर सकती मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। भारत सरकार का भी कोई बैंक होना चाहिए। भारत सरकार का बैंक होता है आरबीआई। भारत सरकार ट्रेजरी बिल इशू करती है। जिसने अभी लास्ट वीडियो देखा है उसको बहुत अच्छे से मालूम होगा, और इसीलिए हमने ये वाला पॉइंट, मतलब इकोनॉमिक्स का वीडियो मैं बोल रहा हूं, उसके बाद हमने ये वाला टॉपिक इसलिए लिया है। सी दिस इज हाउ आर स्टडीज एंड डिटेलिंग गोज ऑन। हमने इकोनॉमिक्स का वीडियो डाला जिसमें हमने आपको सिखाया कि ट्रेजरी बिल क्या हो सकता है। कौन सा चैप्टर डाला था हमने अभी? मनी एंड बैंकिंग, जिसके अंदर हमने ट्रेजरी बिल को एक्सप्लेन किया। अब बिजनेस स्टडीज का वीडियो आ रहा है जिसमें आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। दैट इज हाउ कॉमर्स बाबा वर्क्स। अगेन क्वालिटी टेक्स टाइम। जब कोई ऐसे लिंक में वीडियोस देखता है तो उसे देखने में मजा आता है। सो अगेन ठीक है, बात की बात हो गई। चलो अब जो भारत सरकार है वो आरबीआई के थ्रू ट्रेजरी बिल इशू करती है। अब इसकी मिनिमम अमाउंट जो होती है वो 25,000 हो सकती है। मिनिमम 25,000 से चालू होता है ना। इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है। ये बेसिकली एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट होता है, लेकिन बहुत ज्यादा ऑथेंटिक इसलिए होता है क्योंकि भारत सरकार इशू करती है। अब भारत सरकार क्या बोलती है, सरकारी खजाना है उनका, उसके रेफरेंस में वो एक ट्रेजरी बिल इशू करते हैं। खजाना मतलब ट्रेजरी, ठीक है। अब वो जो बिल इशू हुआ वो कमर्शियल बैंक्स खरीदते हैं, पब्लिक इन जनरल खरीदती है, और हर कोई एक्साइटेड इसलिए रहता है उसको खरीदने में क्योंकि भारत सरकार इशू कर रही है। और भारत सरकार अगर इन्वेस्टमेंट मांग रही है तो मतलब हमारे लिए तो बहुत फ्रूटफुल सिचुएशन है, क्योंकि हम जानते हैं इसमें पैसा कभी डूबना तो है ही नहीं। तो ठीक है, हमने क्या किया, ट्रेजरी बिल खरीद लिया। अब ये खरीदा कैसे जाता है? व्हाई इट इज टर्म्ड एज जीरो कूपन बॉन्ड्स। होगा ये कि मान लो आपका 1 लाख रुपए का ट्रेजरी बिल है तो वो आपको डिस्काउंट पे इशू किया जाएगा। मतलब 1 लाख रुपए का अगर आप बिल खरीद रहे हो भारत सरकार से आरबीआई के थ्रू, तो वो आपको समवट अराउंड 94,000 95,000 का पड़ेगा। और जब रीपेमेंट होगा, भारत सरकार आपको रीपे करेगी दोबारा पैसा कुछ टाइम बाद, तो वो आपको पूरे 1 लाख रुपए जो उस पर लिखे हुए हैं वो पूरे 1 लाख रुपए आपको वापस करेगी। सो दैट मींस अगर आपने 94,000 डिस्काउंटिंग पे खरीदा था ट्रेजरी बिल और आपको 1 लाख रुपए जो एक्चुअल में जिस बिल की वैल्यू जो थी उस पे मिला, तो उसका मतलब ये है कि वो जो 6,000 रुपए है वो एक तरीके का आपका इंटरेस्ट हो गया उस पे। एक चीज और ध्यान में रखने वाली बात ये है कि इसका मैच्योरिटी पीरियड वेरी करता है 14 से लेके 364 डेज में। हाँ, लेकिन ये 1 साल के अंदर अंदर निपट जाता है। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वो है कमर्शियल पेपर। नाउ कमर्शियल पेपर जो है ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट होता है। मैच्योरिटी पीरियड 15 डेज से लेके 1 ईयर के बीच में इसका होता है। नाउ कई बुक्स में 3 to 12 मंथ लिखा हुआ है, बट आप 15 डेज टू 1 ईयर ही लिखना, वो ज्यादा सूटेबल है आपके लिए। नाउ कमर्शियल पेपर ऐसा है क्या, यूनिक क्या है? एक्चुअल में होगा क्या, मान के चलो आप एक वेल रेप्यूटेड कंपनी हो जिसकी क्रेडिट वर्दिनेस बहुत ज्यादा है। अब आपको मार्केट में शेयर्स इशू करने हैं, लेकिन शेयर्स इशू करने के लिए आपको चाहिए होता है इनिशियल कॉस्टिंग जो प्रमोटर को देना पड़ता है, अंडरराइटर कमीशन को, अंडरराइटिंग कमीशन का पैसा देना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को देना पड़ता है जो कि सारा काम आपको करके देते हैं शेयर मार्केट का। तो इनिशियल कॉस्टिंग जो आती है आपकी वो बहुत हाई होती है, जो कि आप अपनी सेविंग से निकाल कर नहीं दे सकते। तो उसके लिए आप क्या करते हो, कमर्शियल पेपर इशू करते हो और आम जनता से पैसा मांगते हो। लेकिन ये अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट होता है, मतलब आप आम जनता से कहते हो तुम दे तो दो, गारंटी कुछ नहीं है। तो यानी आम जनता उसी कंपनी पे इस तरह से भरोसा करेगी जिस कंपनी की क्रेडिट वर्दिनेस बहुत हाई है, यानी बहुत ब्रांडेड गुडविल वाली कंपनीज को ही कमर्शियल पेपर्स के थ्रू पैसा रेज करने को मिलता है और वो लोग पैसा रेज कर पाते हैं। अगेन बिकॉज ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो तो छोड़ दो, बट अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है। अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट का मतलब हो जाता है कि बदले में जो कंपनी है उसने कोई मॉर्टगेज नहीं रखी है, कोई गारंटी नहीं रखी है। मतलब अगर पब्लिक का पैसा जो मिल चुका है अगर नहीं दिया तो पब्लिक का पैसा डूब गया। इट्स ऑल अबाउट द ट्रस्ट। और ट्रस्ट कैसे आता है, जब कंपनी क्रेडिट वर्दी होती है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि शेयर्स को इशू करना होता है और उससे पहले का जो काम करना होता है, जो पहले के खर्चे होते हैं प्रमोटर्स वगैरह को देने के लिए, उसके लिए कमर्शियल पेपर्स इशू किए जाते हैं। तो वो स्टार्टिंग की कॉस्ट कहलाती है फ्लोटेशन कॉस्ट। और क्योंकि ये कंपनी को शेयर्स में पैसा लगाने में मदद करती है, बीच के खर्चे निपटाकर, तो वो बीच के खर्चे फ्लोटेशन कॉस्ट कहलाते हैं। और यहां पे फिर वो शेयर से इशू कर पाते हैं पैसा। तो ये एक तरीके का ब्रिज काम करता है कमर्शियल पेपर। तो इसलिए इसको बोला जाता है ब्रिज फाइनेंसिंग, यानी कंपनी को शेयर्स इशू करने में इसने एक ब्रिज की तरह एक्ट किया, इसलिए इसको नाम दिया गया ब्रिज फाइनेंसिंग भी कमर्शियल पेपर्स को। तो ये भी बात ध्यान रखने वाली है। नाउ कम्स इज कॉल मनी।
अब क्या होता है, बैंक और बैंक अपने आप में पकड़म पकड़ाई खेलते रहते हैं। होगा क्या कि भाई दो बैंक है, एक बैंक के पास फंडिंग खत्म हो गई, पैसा खत्म हो गया, अब दे आर इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी बिकॉज दे डोंट हैव मनी, उन्हें एसएलआर मेंटेन करना है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और उन्होंने उसका पैसा भी यूज कर लिया, बट आरबीआई के पास ये पहुंचाना है कि हमने पैसा यूज नहीं किया है। तो एक बैंक दूसरे बैंक को कॉल करेगा और बोलेगा भैया जी बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने पूरा पैसा खर्च कर दिया। दूसरा बैंक बोलेगा हट गुड़बक, गलत करा आपने, और वो आपको उस टाइम के लिए लिमिटेड 1 और 2 डे के लिए आपको पैसा दे देगा ताकि आप वो मिनिमम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन कर लो, जो कि मैंने आपको ये चीज़ इकोनॉमिक्स के डे 18 में भी, डे 18 में बताया ना, हाँ डे 18 वाला जो वीडियो अभी शाम में आया था उसके अंदर मैं बता चुका हूं। तो ये बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि ये एवं मिल जाता है, इस पे आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, और जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो कहलाता है कॉल रेट। फिर आ जाते हैं कमर्शियल बिल पे। अरे चच्चा, अरे ओ कैमरे के पीछे वाले चच्चा, मैं उनको भी याद दिला रहा था कि कक्षा 11वीं में आपने कमर्शियल बिल जो है वो पढ़ रखा है, और आपने उसको पढ़ा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नाम से। 11वीं कक्षा में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नाम से जो था वो वही था कि दो कंपनीज जो होती हैं वो अपने बीच क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर सकती हैं, और अगर आपने एज अ कंपनी दूसरी कंपनी को आपने गुड्स बेचे हैं, एज अ कंपनी दूसरी कंपनी को गुड्स बेचे हैं और आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो आप बिल ड्रॉ करके उसको दे सकते हो, वो बिल पे अप्रूवल दे देगा, साइन करके आपको वापस दे देगा, आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, 3 महीने बाद वो आपको पैसा बिल का पे कर देगा, बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो वो कमर्शियल बिल होता है। मतलब इसमें मेरे को बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब एक और इंपॉर्टेंट बचता है और वो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। तो यार सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो लास्ट बचा है वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि नेगोशिएबल भी होता है और एक प्रोमिसरी नोट भी होता है। अब ये डीमैट फॉर्म में इशू हो सकता है, मतलब डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इशू हो सकता है, और बेसिकली ये इशू होता है अगेंस्ट द डिपॉजिट्स दैट हैव बीन मेड इन द बैंक। इतना लिखना जरूरी है, अगर कुछ आगे भी आपको लिखना हो तो आप इसके आगे क्या लिख दो कि यार इसकी मिनिमम वैल्यू जो स्पेसिफिकली लॉक की गई है वो मिनिमम 1 लाख रुपए है, और अगर उससे ज्यादा होगी तो वो 1 लाख के मल्टीपल्स में होगी। अगर इतना भी लिख दोगे जो मैंने बताया है ये सफिशिएंट है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो एक प्रोमिसरी नोट है, मनी मार्केट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और ये जो इशू किया जाता है ये इशू किया जाता है अगेंस्ट द ल्यू और इन द ल्यू ऑफ द डिपॉजिट्स दैट आर बीइंग विद द बैंक। तो याद क्या रखना है भाई, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है भाई, प्रोमिसरी नोट भी कहलाता है साथ साथ में, और ये इशू किया जाता है अगेंस्ट द डिपॉजिट्स जो कि आपने बैंक में रख रखी हैं। नाउ इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 लाख है, और अगर उससे ज्यादा होगी तो वो 1 लाख के मल्टीपल्स में ही होगी। इतना लिख दो, फुल मार्क्स हैं। आगे बढ़ते हैं हमारी बूटी #3 में, इसको भी डिस्कस करना जरूरी है। 5 बूटी है तो 3rd पे आई गए हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो यार हम कैपिटल मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं। मैं तुम लोग को बिना बात के बोर तो करने नहीं वाला, उसके नेचर की बात करके कोई ऐसा खास नहीं है, तो एक नेचर छोटू सा टॉपिक है यार, मैं उम्मीद करूंगा कि तुम लोग कर लो, क्योंकि मैं इतना कुछ उसके अंदर डिस्कस नहीं कर सकता, बहुत बोरिंग हो जाएगा। अभी हम चालू करेंगे जो प्राइमरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है जहां पे पहली बार शेयर्स को या सिक्योरिटीज को, कोई भी तरह की सिक्योरिटीज को, डजंट मैटर कि वो शेयर्स ही हो, उनको इशू किया जा रहा है, तो वो प्राइमरी मार्केट है। फर्स्ट मार्केट है, चलो डिस्कस करते हैं। पहला वाला वो हुआ इशू ऑफ शेयर्स थ्रू प्रोस्पेक्टस। तो ये जो पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस है ना, ये पता है क्या बताता है कि आपने पब्लिकली शेयर्स इशू किए हैं अपना प्रोस्पेक्टस बताते हुए। मतलब आप एक बढ़िया सी बुक छापोगे, उसके अंदर मिशन विजन वगैरह सब कुछ बताओगे, सारे राम कहानियां बताओगे और पब्लिक से मांगोगे पैसा, और ये बोलोगे कि हम ये फ्यूचर मिशन विजन आपके साथ अचीव करना चाहते हैं, आप इन्वेस्टर बन जाओ, आप पैसा लगाओ, हम सब मिलकर ग्रो करेंगे, हम सब मिलकर पैसा कमाएंगे। भाई ऐसी टेलीकॉम कंपनीज जब आई थी और वो जब आईपीओ लेके आई थी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसके थ्रू प्रोस्पेक्टस के थ्रू, उन्होंने बोला था कि हम बहुत आगे जाएंगे, लोग फोन पे बात किया करेंगे, लेकिन लोगों को तब समझ में नहीं आता था, और आज देखो वो कंपनीज के शेयर्स कहां से कहां हैं। तो इस तरीके का मिशन विजन बताया जाता है, और अगर आपको लगता है कि कंपनी बहुत अच्छा करेगी तो भाई इन्वेस्ट करो, बिल्कुल करो, कौन रोक रहा है तुम्हें। इसी में दूसरा पार्ट होता है ऑफर फॉर सेल। अब ऑफर फॉर सेल में भी आप पब्लिक से ही पैसा मांग रहे हो, बस यहां पे आप कर क्या रहे हो, यहां पे आप ब्रोकर को अपॉइंट कर रहे हो ना। ब्रोकर्स जो होते हैं वो बेसिकली फर्म्स होती हैं, उन फर्म्स के पास जाते हो आप, और फर्म्स जो होती हैं, ब्रोकर्स जो होते हैं, वो बल्क में आपसे शेयर्स खरीद लेते हैं, और फिर वो शेयर्स जो होते हैं वो जनरल पब्लिक को ब्रोकर्स निकालते हैं। तो ब्रोकर्स बीच में छोटा मोटा अपना कमीशन खा लेते हैं परसेंटेज के फॉर्म में। ब्रोकर का भी भला हो जाता है, आपका भी सरदर्द मिट जाता है कि आपको वो सिक्योरिटीज जो है वो मार्केट में सेल आउट करनी पड़ेंगी, मार्केट में देनी पड़ेंगी। ब्रोकर आपका वो काम कर देते हैं, और थोड़ा बहुत उसका कमीशन जैसा मैंने बताया वो खा लेते हैं भाई। ऑफर फॉर सेल का छोटा टॉपिक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। नाउ व्हाई आई कॉल इट एज अ छोटा प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट, छोटा प्लेसमेंट, हाँ एक ही बात है, क्योंकि ऑफर फॉर सेल में क्या हो रहा है, ब्रोकर जो है वो जनरल पब्लिक को दे रहा है, और प्राइवेट प्लेसमेंट में होगा यही, कंपनी देगी ब्रोकर को,
और ब्रोकर जो देगा वो पब्लिक को देगा, लेकिन पब्लिक में यहाँ पे वो सिलेक्टेड कर देता है। मतलब पब्लिक का मतलब यहाँ पे जब भी आप शेयर मार्केट में यूज करोगे तो पब्लिक मींस आम जनता एंड ऑल द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं वो सारे जो शेयर्स खरीद सकते हैं। तो इसमें पता है होगा क्या, इसमें यहाँ पर जो ब्रोकर है वो प्राइवेटली प्लेस करेगा शेयर्स को, मतलब वो कुछ ही लोगों को शेयर्स देगा, सिलेक्टेड लोगों को, जैसे यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एलआईसी, जनरल इंश्योरेंस, ऐसी पर्टिकुलर कंपनीज को ही वो शेयर्स देता है, प्राइवेटली प्लेस करता है। मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं देगा, पब्लिक इन जनरल को नहीं देगा, जो हमारा ब्रोकर है वो प्राइवेटली प्लेस कर देगा। तो अगेन 2 स्टेप में हो रहा है, कंपनी ब्रोकर को दे रही है लेकिन ब्रोकर पब्लिक में कुछ ही सिलेक्टेड लोगों को दे रहा है, तभी बोला जाता है इसको प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। फिर एक आता है राइट इशू ऑफ शेयर्स, मतलब जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, जो पहले से काम कर रही हैं कंपनीज, और अगर वो और फर्दर शेयर्स इशू करती हैं तो यहाँ पे अधिकार आ जाता है राइट इशू ऑफ शेयर्स। मतलब जो पुराने शेयर होल्डर्स थे कंपनी के, जिन्होंने पहले से पैसा लगा के रखा है, उनका अधिकार आने लगता है यहाँ पे, उसे कहा जाता है राइट इशू ऑफ शेयर्स। अब इसके अंदर होता क्या है, बड़ा बड़ा फनी सा इसके अंदर है, एक प्रीएम्प्टिव राइट होता है, मतलब हमारा पहले अधिकार है उस चीज पे। ऐसा अधिकार होता है उन शेयर होल्डर्स का जिन्होंने पहले से कुछ शेयर्स में पैसा लगा के रखा है उस कंपनी के अंदर। तो यानी कंपनी जब भी नए शेयर्स इशू करेगी तो पहले उन शेयर होल्डर्स से पूछेगी जिन्होंने पहले से ही कंपनी के कुछ शेयर्स होल्ड करके रखे हैं। हाँ, अगर वो मना कर देंगे तो कंपनी आम जनता, जनरल पब्लिक और जनरल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके पास जाएगी, लेकिन कंपनी को पहले, क्योंकि उनका प्रीएम्प्टिव राइट होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का, तो उनसे पूछना जरूरी होता है, अदरवाइज इट विल वाटर डाउन देयर राइट्स, मतलब उनके शेयर्स कम हो सकते हैं, उन्हें बुरा लग सकता है। तो ये ना हो, ऐसी सिचुएशन ना बने, इसलिए आप पहले उन शेयर होल्डर्स से पूछें जो पहले से ही आपके शेयर होल्डर्स बने हुए हैं। अगर वो खरीदने से मना कर दे तो जनरल पब्लिक तो आपकी है भाई, उनसे आप शेयर्स इशू करवा लो, लेकिन राइट इशू में बस होता यही है। तो इशू ऑफ शेयर्स ऑफ थ्रू प्रोस्पेक्टस वाली जो बात थी ना, उसको एक और नाम से जाना जाता है EIPOs। आपकी बुक्स में भी उसको एक नया कंटेंट बता दिया होगा। EIPO मतलब इलेक्ट्रॉनिक IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आप आम जनता से शेयर्स मांगते हो, दैट इज नॉट सो डिफरेंट विद द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में आप पूरा ब्रोशर छापते हो, EIPO में आप वही चीज इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो, सो नॉट अ बिग डील। कभी भी ये क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि EIPO का डिफरेंट आ रहा है और इशू ऑफ शेयर्स थ्रू हाँ, तो इशू ऑफ शेयर्स थ्रू प्रोस्पेक्टस जो है वो डिफरेंट आ रहा है और EIPOs डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। तो अगेन EIPO इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो जाता है, प्रोस्पेक्टस में आपके पास ब्रोशर आता है, आप उसको देखते हो, अगर इन्वेस्टमेंट जैसा लगता है तो करते हो, वरना तो कोई बात ही नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा प्राइमरी मार्केट। थोड़ा सा आगे रुख करते हैं हमारे सेकेंडरी मार्केट पे। तो स्टॉक एक्सचेंज, जो सेकेंडरी मार्केट होता है वो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है। उसके बारे में अगर डिस्कस करें तो स्टॉक एक्सचेंज अपने आप में या तो इंस्टीट्यूशन है या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है। मतलब या तो आप उसे एक पूरी सेपरेट इंस्टीट्यूशन मान के चल लो, या बहुत सारे इंडिविजुअल्स को ऑल टुगेदर कर दो, आप इस तरीके से मान के चलो, जैसे डिफरेंट कंपनीज। अब ये चाहे इनकॉर्पोरेट हुए हों चाहे ना हुए हों, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग और मॉनिटरिंग और मे बी कंट्रोलिंग। चलो, यानी यहां पर हम इस पर्टिकुलर, चाहे हम बॉडी बोल लें, इंडिविजुअल बॉडीज बोल लें या फिर हम इंस्टीट्यूशन बोल लें, ये असिस्ट करेगा, मॉनिटर करेगा, कंट्रोल करेगा, इस तरीके से बिहेव करेगा जहां पे जो सारी एक्टिविटीज हो रही हैं मार्केट के अंदर वो प्रॉपरली और प्रॉपर डायरेक्शन के साथ हो रही है। अब वो एक्टिविटीज कौन सी हुई? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो हमने बड़े आसानी से याद किया इसको कि यहां पर एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जो कि असिस्ट करेंगे, मॉनिटर करेंगे, रेगुलेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज को, कि ये सारी चीजें जो हैं वो बेस्ट पॉसिबल मैनर में प्रॉपर तरीके से हो रही हैं। ये हमारा स्टॉक एक्सचेंज है। तो भाई अभी डिस्कस करने की जरूरत है हमारा ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो बढ़ते हैं। तो भाई ये हैं आप। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं बेसिकली कि पूरा डिपॉजिटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है और उसके अंदर का हर एक छोटा टॉपिक जो मैं आपको यहां पे सिखाऊंगा। अब मैं बेसिकली आपको बोर नहीं करूंगा कि स्टॉक एक्सचेंज से क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, बैरोमीटर है, ये वो है, वो आप वैसे भी कर सकते हो। बहुत बेसिक है, उसमें आपको 2-2 लाइन याद करनी है और वो भी बतौले मारने हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो आप नहीं कर पाओगे मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आप हैं, आपने नया नया हेयर कट करवाया है और अनार जैसे कपड़े पहने हुए, पता नहीं, तुम देख लो यार, ठीक है। तो तुमने क्या किया, तुम बड़े एक्साइटेड हो, तुमने एक दिन टीवी देखी, सेंसेक्स के हरे लाल झंडे जाते देखे हुए थे नीचे से, तुम बड़े एक्साइटेड हो गए। तुमने सोचा यार कि नहीं यार, शेयर मार्केट में मुझे भी हरे लाल झंडे में पैसा लगाना है, अब मैं कैसे लगाऊं। तुम सबसे पहले अपने बैंक के पास पहुंचे, क्योंकि तुम्हें मालूम था कि अगर कहीं तुम्हारा बिल्कुल कनेक्शन भी है शेयर मार्केट से तो वो ये है कि तुम्हारा बैंक अकाउंट होना चाहिए। तुम सबसे पहले अपने बैंक पे गए, तुम्हारा बैंक नहीं था, मतलब तुम बैंक में जाके अप्रोच किया और तुमने बोला भैया हमें एक बैंक अकाउंट खुलवाना है। तो यार तुमने बैंक अकाउंट खुलवाया यार, अब उन्होंने पूछा, आपसे पूछ लिया सर आपका बैंक अकाउंट खुलवाने का पर्पस क्या है, तो आपने बोला यार मुझे इन्वेस्टमेंट करना है यार। उनने पूछा काय में, बोलते वो हरे लाइन जाती रहती है ना नीचे, अगर न्यूज़ चैनल देखो तो उसमें एकदम सी हरी लाल सी बट्टियाँ पत्तियाँ जाती रहती हैं, ऐसी अनार जैसी टाइप की। तो वो सामने वाला, अच्छा सर शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है तो बताइए ना आप।
तो वहां से दिलचस्प बात चालू हुई। तो जब बैंक अकाउंट में आपका खाता खुला तो आपको पता चला कि आप सीधे शेयर मार्केट नहीं पहुंच सकते हो। मतलब शेयर मार्केट है क्या भाई? शेयर मार्केट कुछ नहीं, अभी तो हमें मार्केट के बारे में पता ही नहीं है। हमें यह पता है कि हमें कंपनी के शेयर्स खरीदने पड़ते हैं। तो जो आप अपनी बढ़िया हेयर स्टाइल लेकर थे, जब बैंक वाले से बात करने लगे, आपने बैंक अकाउंट बढ़िया ओपन करा लिया, या जो भी ओपन था आपका चलेगा, दोनों वाली कंडीशन चलेंगी। इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में बैंक के एक भाई साहब ने बताया कि सर हम भी आपके लिए वो काम करा सकते हैं। आप क्योंकि एज एन इंडिविजुअल कभी भी डायरेक्टली शेयर मार्केट तक नहीं जा सकते, आपको एक ब्रोकर चाहिए सर, उसके लिए दलाल चाहिए, दल्ला चाहिए, बिना उसके काम नहीं होगा सर जी। मतलब आप अगर चाहें कि हम डायरेक्टली चले जाएं तो वैसा काम नहीं होगा। जो ये सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये ब्रोकर्स अपॉइंट करती है और ब्रोकर्स के बिना काम नहीं हो सकता। तो हम ऐसे बैठे भाई, हमने कहा अच्छा, मतलब बाल कटवाने का कोई फायदा नहीं, फिर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। मतलब हमें एक ब्रोकर चाहिए ही चाहिए। जी सर, आपको ब्रोकर चाहिए होगा। तो हमारे भाई कान खुले और हमने एक ब्रोकर अपॉइंट किया। नाउ अगर आप चाहो तो आप अपने बैंक को ही ब्रोकर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आपने एक्सिस बैंक में अकाउंट खुलवाया है तो एक्सिस बैंक भी आपका ब्रोकर बन सकता है। लेकिन अगर आपको नहीं लगता अच्छा, एक्सिस बैंक नहीं पसंद, नहीं अच्छा ही नहीं लगता, पसंद ही नहीं आता, वहां पे सूंघते हो तो अच्छा नहीं लगता, मतलब जो भी है आपकी प्रॉब्लम है पर्सनल, मेरे को नहीं पता, तो आप क्या करें, आप दूसरी कहीं पे गए, ब्रोकर एजेंट के पास गए, ब्रोकर के पास गए, जो कि एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, एक कंपनी भी हो सकती है, और एक इंडिविजुअल भी ऐसा काम कर सकता है जो ट्रेडिंग का काम करता है। आप बिल्कुल दिमाग लगा के बैठे थे, आपने बोला चलो ठीक है मैं किसी को भी सिलेक्ट कर लेता हूं। आप इसके पास गए, मजा नहीं आया, इसके पास गए, मजा नहीं आया, इसके पास मजा नहीं आया, इसके पास वापस गए, भैया जी प्लीज एक्सेप्ट कर लो, आप ही कर लो। तो हमने अपने बैंक को ही ब्रोकर बना लिया, और जो ब्रोकर होता है उसे ही नाम दिया जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब इसको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्यों बोला जाता है? पहली चीज तो ये पार्टिसिपेट करता है। डिपॉजिटरी क्यों बोला जाता है वो अपन बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये बंदा पार्टिसिपेट करेगा किसके बिहाफ पे? हमारे बिहाफ पे, जिसने हमने अभी हेयर कट करवाया है उनके बिहाफ पे, इसलिए इसको पार्टिसिपेंट बोला जाता है, बिकॉज ही इज द वन हु इज गोइंग टू डू एवरीथिंग। डिपॉजिटरी क्यों बोला जाता है वो अपन बाद में बात करेंगे। अब यार जो कंपनी है उसे मार्केट में शेयर्स इशू करने हैं, तो ये जो कंपनी है जब ये मार्केट में शेयर्स इशू करेगी तो वो मार्केट कौन सा हुआ? मतलब हाँ ठीक है शेयर मार्केट है, तो ऐसे तो कपड़े खरीदने मार्केट में जाया जाता है ना, लेकिन मार्केट के भी तो स्पेसिफिक नाम होते हैं ना, तुम्हारे यहाँ पे भी स्पेसिफिक नाम होंगे भाई मार्केट के, तो मार्केट का नाम तो कुछ होना चाहिए। अच्छा शेयर मार्केट, अबे भाई शेयर मार्केट समझ गए भाई, एनएससी बीएससी समझ गए, लेकिन वो बात ही नहीं कर रहा मैं, वो कोर मार्केट जहां पे ट्रांजेक्शंस होते हैं, तब पता चला उस मार्केट को बोला जाता है डिपॉजिटरी। वो जो मार्केट जहां पे शेयर्स डील होते हैं, और वो दो नाम से जाने जाते हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये वो दो मार्केट हैं जहां पे आप शेयर्स खरीद और बेच सकते हो। मतलब ये एक तरीके का वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है ना, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट होता है। ये वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है जहां पे कंपनी के सारे शेयर्स रखे रहते हैं। अगर आप खरीदोगे इन दोनों किसी भी मार्केट से तो वो टपक के आपके अकाउंट में आ जाएंगे, और वो आपका इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट उस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में कहलाता है डीमैट अकाउंट। ठीक है भाई, ये आपका शेयर्स का अकाउंट है। मतलब जो भी शेयर्स आप यहां से खरीदोगे ना, वो आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे आपके पैसे के साथ। जो भी इस शेयर मार्केट में आप इन पर्टिकुलर मार्केट से शेयर्स खरीदोगे वो आपके डीमैट अकाउंट में जाएंगे। नाउ व्हाट डज दैट डीमैट अकाउंट मींस? डीमैट का मतलब मटीरियलाइज्ड का शॉर्ट फॉर्म है ये, मतलब इसको हमने पेपर फॉर्म से हटा के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट जो हमारा हुआ शेयर्स का, वो डीमैट अकाउंट कहलाता है। तो भाई आप शेयर्स खरीदोगे, यहां पे आते जाएंगे, एक शेयर खरीदोगे एक आएगा, 10 खरीदोगे 10 आएंगे, मतलब यहां पे पूरी खिचड़ी पक जाएगी। जितने भी शेयर्स आएंगे आपके यहां पे आके स्टोर हो जाएंगे। जो भी आप शेयर्स खरीदोगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमैट अकाउंट के अंदर स्टोर होते चले जाएंगे। अब आपको क्या करना है? मान लो आपको शेयर्स बेचने हैं, आप ब्रोकर भाई साहब को बुलाओगे, ब्रोकर भाई साहब से बोलोगे कि मुझे शेयर बेचने हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यहीं से निकलकर मार्केट में वापस पहुंच जाएंगे आपके शेयर, और जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। मान लो शेयर्स खरीदने हैं, आप ब्रोकर को फोन लगाओगे अगेन, ब्रोकर जो है वो यहां से शेयर्स खरीद के अकाउंट में यहां पे डालेगा, और जो बैंक अकाउंट है उससे आपके पैसे कट जाएंगे। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस वर्क करता है। जो ब्रोकर होता है वो कहलाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो एनएसडीएल सीडीएसएल है जो मार्केट है शेयर, वो कहलाता है आपका डिपॉजिटरी। पूरा फॉर्मेट बड़ा आसान हो जाता है, इससे सिंपल तरीके से आप याद भी नहीं कर सकते। नोट कर लो पूरा का पूरा, अपन आगे बढ़ते। एक चीज तो बताना भूल ही गया, हमने मजाक मजाक में दो टॉपिक कर लिए, एक ट्रेडिंग प्रोसीजर और एक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम में हमने सारी चीजें समझ ली, और ट्रेडिंग प्रोसीजर भी। कैसे ट्रेडिंग प्रोसीजर? देखो, सबसे पहले हमने ब्रोकर सेलेक्ट किया,
हाँ, जो भी हमें सेलेक्ट करना था। बहुत ही सही यार। ओपनिंग अ डिपॉजिटरी अकाउंट या ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट विद द डिपॉजिटरी, वो भी कर लिया यार। ऑर्डर प्लेस करना, वो भी मैंने बताया कि ब्रोकर के थ्रू आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, मार्केट से शेयर्स खरीद रहे हो जो कि यहां पे स्टोर हो रहे हैं। एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर मतलब खरीदना, फाइनली आपके शेयर्स आना, आपके अकाउंट से पैसा कट जाना, और फाइनली सेटलमेंट जो दो होते हैं, T+2 और T+5 और T+7। T+2 का मतलब होता है मे बी आपने मंडे को ट्रांजैक्शन किया, वो वेडनेसडे तक सेटल हो जाएगा, और T+5 या T+7 मतलब जो आपने आज ट्रांजैक्शन किया वो किसी फ्यूचर डेट पे मे बी हो सकता है नेक्स्ट वीक में सेटल हो। बस हमने इतने बड़े टॉपिक इतने मजाक में निपटा लिए। अगेन लॉजिक से पढ़ाई करो, मेहनत अच्छी बात है, लेकिन जब तक स्मार्ट स्टडीज नहीं है तब तक कोई फायदा नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम में एक भी पॉइंट पढ़ के देख लो और ऐसा लगे कि नहीं समझ में आया तो फिर समझ जाएंगे कि भाई हमने गलत समझाया। पढ़ के तो देखो एक बार, सब बनेगा। तो जिसने बाजार मूवी देखी है उसको सेबी के बारे में बड़ी अजीब सी इमेज बनी होगी, लेकिन लिटरली सेबी काम ऐसे ही करता है। सेबी जो था वो एस्टेब्लिश हुआ था 1988 में, और बेसिकली उसका काम था मार्केट को रेगुलेट करना और वॉचडॉग की तरह रहना, यानी ये बताना कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, गलत सही को बताना। बेसिकली अगर इसको मैं बहुत ही हिंदी और शुद्ध तरीके से बताऊं तो क्लास में जो मॉनिटर होता है ना, जिसके पास सिर्फ यही होता है कि भाई देख के बता दो टीचर को, ऐसी सेबी का काम था। सेबी बस देखकर बता सकता था, कोई एक्शन नहीं ले सकता था, जैसे क्लास मॉनिटर नहीं ले सकता, वही हालत सेबी की थी। फिर आया मई 1992 जहां पे सेबी को एक लीगल एक्सिस्टेंस दे दिया गया, सेपरेट लीगल एंटिटी बना दिया गया परपेचुअल सक्सेशन के साथ, कॉमन सील के साथ, जहां पे सेबी अपने एग्जिस्टेंस में आया, और वहां से सेबी का पूरा तरीका ही चेंज हो गया। और यहीं से सेबी का रोल डिफाइन होना चालू हो गया कि सेबी किन किन के लिए काम करेगा। तो सेबी इन्वेस्टर्स के लिए काम करने लगा, सेबी इंटरमीडिएरीज के लिए काम करने लगा, और सेबी फंड रेजर्स के लिए काम करने लगा। तो जो इशूअर्स थे, यानी जो मार्केट से पैसा उठाना चाहते थे, जो कंपनीज थी जो मार्केट से पैसा उठाना चाहते थे, फेयरली और इजीली उनको फाइनेंस अवेलेबल कराया सेबी ने। जो इन्वेस्टर्स थे उनको प्रोटेक्ट किया किसी भी माल प्रैक्टिस से, और उनको एजुकेट किया किस तरीके से वो अपने हक अधिकार जान सकते हैं और किस तरीके से वो किसी भी तरह के चीटिंग से बच सकते हैं। और इंटरमीडिएरीज जो थे, प्रोफेशनल कॉम्पिटिटिव मार्केट उनको प्रोवाइड कराया, जहां पर वो फेयर डीलिंग करके अपने लेवल पे रह के कमीशन प्रॉफिट कमा सकते हैं, मार्केट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और फेयर डीलिंग कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ सेबी के ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर होने लगे, जिसमें से पहला ऑब्जेक्टिव था टू रेगुलेट द मार्केट, टू रेगुलेट द शेयर मार्केट। जैसा मैं बोलूं, यहां पर सेबी का पहला काम यही था कि शेयर मार्केट को रेगुलेट करना, यानी कीपिंग अ चेक कि कहीं पे कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी तो नहीं हो रही, कहीं पे कोई गलत तरीके से काम तो नहीं किया जा रहा, या किसी गलत सिक्योरिटी में डील तो नहीं किया जा रहा। सेकेंड था प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड मेकिंग श्योर देयर इन्वेस्टमेंट्स आर सेफ। मतलब मैं अगर एक ऐसे इंसान एज एन इन्वेस्टर पैसा लगाने चाहूँ, वो जो बाल ब्रह्मचारी थे ना, बाल ब्रह्मचारी, पीजे कितना गंदा था, तो मतलब सीधी बात ये थी, अगर मैं इन्वेस्टर जैसे पैसा लगा रहा हूं तो मेरा पैसा जो है वो सेफ रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज लगाया कल डूब गया, पता ही नहीं है, सेबी को फोन लगा लगा के थक गए, नहीं। तो ऐसे फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज, अगेन मैं वही चीज बोलूंगा कि उसको रोका जाए, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से वो बहुत जरूरी था। और फाइनली एक बहुत मेजर डिसीजन लिया गया और ऑब्जेक्टिव के अंदर डाल दिया गया सेबी के कि इंटरमीडिएरीज जो थे, जिनके कारण एक्चुअल में फ्रॉड हो रहे थे, उनके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट डिजाइन कर दिया गया, और इसको एज सेबी ऑब्जेक्टिव मेन लेवल पे डिफाइन किया गया। और यहीं से चालू हो गए फंक्शंस ऑफ सेबी, जिसमें से पहला आया प्रोटेक्टिव फंक्शंस। प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर पहला था चेक प्राइस रिगिंग। अब प्राइस रिगिंग का मतलब होता है बिना बात के शेयर्स की वैल्यू को या तो इन्फ्लेट कर देना, बढ़ा देना, या तो डिफ्लेट कर देना, कम कर देना। सेबी इस पे पूरी तरह से नजर रखा हुआ है, इवन आज भी, कि किसी भी तरह से शेयर्स को मैनिपुलेट ना किया जाए, उनकी वैल्यू को मैनिपुलेट ना किया जाए। प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर सेकंड आया टू प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग। कई बार हम शेयर मार्केट की जानकारी रखते हैं और उस तरीके से हम शेयर मार्केट को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता होता है कि एक कंपनी का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, और उसके थ्रू में भी हम ज़्यादा शेयर्स खरीद लें या ज़्यादा शेयर्स बेच दें, क्योंकि हमें पहले से ही इन्फॉर्मेशन थी। ये कहलाती है इनसाइडर ट्रेडिंग। बीइंग एन इनसाइडर, आपको पहले से ही शेयर मार्केट के बारे में पता होता है और आप उसके कारण शेयर्स को बहुत ज़्यादा खरीद सकते हो या बहुत ज़्यादा बेच सकते हो, एज द केस में भी, जो कि पूरे शेयर मार्केट के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए इस पे भी चेक रखा जाता है कि कहीं पे आप एज अ पर्सन, एज एन इंस्टीट्यूशन, कहीं इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हो, अपने प्रॉफिट के लिए शेयर्स को खरीद या बेच तो नहीं रहे हो, गलत लेवल पे। सही लेवल पे तो आप करोगे, क्योंकि शेयर मार्केट पूरा तुक्का मार्केट कहलाता है, लेकिन अगर आपको चीजें पहले से ही पता चल जाए और आप पहले से ये चीजें जान जाओ, तो आप तो अनशन प्रॉफिट कमाने लगोगे, जो कि शेयर मार्केट और सेबी नहीं चाहता है। ये दो मेजर थे, बाकी बहुत माइन्यूट से पॉइंट हैं, वो आप देख भी सकते हो, लेकिन मेजर आपको ये दो पॉइंट्स ही आएंगे अगर लिखने को आते हैं। फिर आते हैं डेवलपमेंटल फंक्शन। सेबी ने
एक रेगुलेशन लेके आया जिसके अंदर उसने जो इंटरमीडियरीज थे उनको ट्रेन करना चालू किया, उनको सिखाना चालू किया कि बीइंग अ ब्रोकर आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, व्हाट आर द नॉर्म्स, व्हाट आर द कोड ऑफ कंडक्ट्स जो आपको फॉलो करने हैं, किस लेवल पे काम करना है और कितनी यूनिफॉर्मिटी के साथ काम करना है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि सेबी ने इंटरनेट ट्रेडिंग को प्रमोट किया, तो ये भी एक डेवलपमेंटल फंक्शन था कि सारी चीजें ऑनलाइन आने लगी, डीमटीरियलाइज होने लगी। और हाँ, उसी के लिए तो सेबी ने रजिस्टर्ड ब्रोकर्स को रखना चालू किया। मतलब अगर इंटरनेट ट्रेडिंग नहीं होती तो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स का मे बी काम वही मैनिपुलेटिव होता जो पहले से हो रहा था, लेकिन अब सेबी ने रजिस्टर्ड ब्रोकर्स को रखना चालू किया इन इंटरनेट ट्रेडिंग के लिए। सेबी ने अंडरराइटिंग को ऑप्शनल कर दिया ताकि जो कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स है उसको भी कम किया जा सके। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल फंक्शन था सेबी का। फाइनली जो रेगुलेटरी फंक्शन है, सेबी ने कैसे रेगुलेट किया, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सेबी ने कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया। सेबी ने एक तरीके से ब्रोकर्स को बहुत ज़्यादा रेगुलेट करना चालू कर दिया, मॉनिटर करना चालू कर दिया, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना चालू कर दिए, सो दैट वो किसी भी तरीके से जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा ना खा सकें, जो कि पहले होता था जब सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं थी। मतलब ब्रोकर्स के ऊपर एकदम तलवार लटका दी, जो बोला जाता है ना, लीगल परव्यू के अंदर लेके आ गए उन्हें कि बेटा जो भी करोगे ना तुम, नजर तुम पे ही रहेगी। और साथ साथ में जो ये प्राइवेट प्लेसमेंट होता था जैसे LIC UTI को करने वाला, इसको भी बहुत रिस्ट्रिक्टिव बना दिया और बहुत ही डिफिकल्ट कर दिया एक तरीके से, जिसमें आप कहीं पे भी चीट ना कर पाओ। प्राइवेट प्लेसमेंट में कई बार ये होता था कि आप फेवरिज्म दिखा देते थे और मे बी आप कम अमाउंट पे शेयर्स का प्राइस डाउन करके या जो भी करके, बहुत सारी चीजें जो मैं डिस्कस 12th के हिसाब से नहीं करना चाहूंगा, बट हाँ, वहां पर शेयर्स को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करके प्राइवेट प्लेसमेंट किया जाता था, जिसको भी सीधे सीधे सेबी ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हम प्राइवेट प्लेसमेंट पे नजर रखेंगे कि आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, समझे ना। सेबी ने कंपल्शन बना दिया कि रजिस्टर्ड ब्रोकर्स ही काम करेंगे ताकि उनको रेगुलेट किया जा सके। अब चाहे वो एजेंट्स हो, सब एजेंट्स हो, ब्रोकर्स हो, कोई भी हो, सेबी के पास वो रजिस्टर्ड होना जरूरी है। सेबी ने एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है तो उस पर भी नजर रखना चालू कर दिया। सेबी स्टॉक एक्सचेंज का ऑडिट कराने लगी ताकि पता चल सके कि कहां पे कोई चीटिंग तो नहीं हो रही, कोई फॉल्टर तो नहीं कर रहा। मतलब सेबी ने रेगुलेटरी फंक्शन के अंदर पूरी तरीके से मार्केट को घेर लिया। अल्टीमेटली इस चैप्टर की जिस्ट ये थी कि आपको वो सारी चीजें पता होना चाहिए जो कि आपसे पूछी जा सकती है। एंड बिलीव मी, जो चीज मैंने आपसे करने को बोली है वो इतनी लेम है कि वो पूछी भी नहीं जाएगी, बट स्टिल बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस आप उसको खुद से कर सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट अगेन यू कैन कमेंट डाउन बिलो, मैं आपकी पूरी डाउट सॉल्व कर दूंगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट अगेन ऐसा जो टिपिकल टॉपिक्स थे जो आपको सुनना जरूरी था, जो आपको पढ़ना जरूरी था, वो सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं। इससे रिलेटेड जो शॉर्ट नोट्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जाओ बिंदास डाउनलोड करो, आपके पास वो नोट्स रहेंगे, आप उन्हें आराम से पढ़ना। ये नोट्स 2 घंटे के लिए लाइव हैं, आप इन्हें जाओ डाउनलोड करो, एंजॉय करो। यहाँ पर एजेंडा ये था कि जितने कम टाइम में हो सकता है आपका रिवीजन हो जाए और टेक्निकलिटी के साथ हो जाए, ऐसा कुछ ना छूटे जो आपके लिए हमेशा से साल भर से परेशानी बना हुआ था। वो सारी चीज़ें मैंने आपको वैसे ही क्लियर कर दी हैं। तो चलिए मिलते हैं, 20 डेज प्लेज ऑलमोस्ट नियर अबाउट एंड पे है। हमारा फाइनेंशियल मार्केट हो गया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बचा हुआ है और मार्केटिंग बचा हुआ है। उसके अलावा हमने पूरा बिजनेस कर डाला है। ये बेसिक 2 चैप्टर बचे हुए हैं, इनको भी निपटा लेंगे। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।